नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज पर। दोस्तों, ये कहानी चल रही है, जीवन इसी का नाम है और इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए इस दूसरे पार्ट को हम शुरू करते हैं। बलराम ने जब पूछा तो वो बोला, आप दोनों की मंगनी कर दीजिए बड़े भैया, लेकिन शादी तब करेंगे जब वो बड़ा हो जाएगा। बंसी की सगाई कर दी गई। शहर से लड्डू के दोस्त और सर भी आए, सब ने खूब एंजॉय किया। जब लड्डू वापस जाने लगा तो बलराम बोला, तू आता है तो मन लग जाता है, नहीं आता है तो ये बंसी कुछ ऐसा कर देता है कि तेरी पढ़ाई में कुछ और कहते। बलराम उससे पहले ही लड्डू ने बलराम के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बस कुछ दिन और, फिर मैं भी लौट आऊँगा। घर में भाभी होगी तो उनके प्यार से दूर थोड़ी रह पाऊँगा। बलराम समझा लड्डू शारदा की बारे में बोल रहा है, मगर लड्डू ने तो बलराम की पत्नी के लिए बोला था। बलराम ने हाँ कहा और लड्डू बोला, आज जा रहा हूँ, कल वापस आ जाऊँगा। देख बंसी, बड़े भैया को परेशान नहीं करना और जो मैंने बातें कही हैं उनका ख्याल रखना। बंसी ने मुंडी हिला दी और बोला, बड़े भैया अभी लड्डू भैया जा रहे हैं, कल को वापस आ जाएंगे। काका कहा करते थे ना, कभी सुख में कभी दुख में जीती है जिंदगी, हर हाल खुश होती है। क्यों दुख और सुख दोनों ही बनी है, जीवन इसी का नाम है। ये सुनकर तीनों भाई गले लगे और लड्डू चला गया वापस शहर। शाम का वक्त, सूरज किसी बच्चे की तरह रात रूपी माँ की गोद में सोने को आतुर, एकदम नारंगी छटा लिए हुए आसमान। सभी किसान घर को लौट रहे थे, बच्चे खेल कूद में मस्त शोर मचा रहे हैं और सभी पंछी अपनी नीड़ों को वापस लौट रहे हैं। हर तरफ कोलाहल, बैलों के गले में घंटियां, ट्रैक्टरों, बच्चों, पंछियों का कलरव, औरतों की कुएं के पास ना खत्म होने वाली बातें और जानवरों के ढेरों आवाज़ें। मगर इन सब में खेत के बीचों बीच बने पंछी उड़ाने वाले मचान पर एक लड़की ढलते सूरज की तरह सुंदर और नारंगी रंग ओढ़े ढलते सूरज को एक टक निहारती हुई बैठी है। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा। हाथ का स्पर्श पाते ही उसके सुर्ख लबों पर हंसी तैर गई, लेकिन फिर भी जरा सी देर मुस्कुराकर तुनक कर बोली, मिल गई फुर्सत, यहाँ इंतजार करते जान पर बनाई, बात मत करो हमसे, और मुंह घुमा लिया। ये शारदा है, सुंदर मनमोहक रूप और पढ़ी लिखी और उस पर बेहद समझदार, बंसी की मंगेतर। बंसी बोला, माफ कर देना शारदा, बड़े भैया के कहने पर परले गांव चला गया था, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। शारदा झट से बोली, क्या लाए हो बंसी, तू तो मुझसे बात ही नहीं कर रही, तो मैं क्यों दिखाऊं। बंसी ने कहा, देखो ज़्यादा भाव मत खाओ, एक तो खुद ही देर से आए और अब खुद ही गुस्सा हो रहे हो, दिखाओ ना क्या लाए हो। शारदा ने कहा, पहले बोल माफ़ किया। बंसी ने कहा, अच्छा किया बाबा, किया किया किया, माफ़ किया, अब तो दिखा दो, क्यों सता रहे हो। शारदा ने कहा। बंसी ने खुश होकर शारदा के हाथ में डब्बा पकड़ा दिया और जब शारदा ने खोल कर देखा तो शायद जल्दी से बंसी के गले लग गई और बोली, तुम कितने अच्छे हो बंसी, मैं कब से ये ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी। बंसी बोला, मैं पहना दूँ। पहले तो शारदा झिझकी, फिर बोली, चलो पहना दो, पर टूटनी एक भी नहीं चाहिए। बंसी प्यार से शारदा को वो चूड़ियाँ पहनाता हुआ बोला जो वो लेकर आया था, तुम्हारी ये हरे कांच की चूड़ियाँ तो मेरी भी जान ले लेती हैं, टूटी तो मैं भी टूट जाऊंगा। शारदा ने जल्दी से बंसी के मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, खबरदार, फिर मजाक में भी ऐसी बातें की तो अगर बोला तो जान ले लूंगी, समझे, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। ऐसी हजारों चूड़ियाँ तुम पर कुर्बान, मगर ऐसी फालतू बातें फिर मत कहना, याद रखना, सदा हमारी सगाई हो गई है और अब तुमसे मैं जुड़ी हुई हूँ, खबरदार जो सोचा भी दूर जाने के बारे में। बंसी ने देखा शारदा रोने लगी है तो बोला, ठीक है नहीं सोचूंगा, मगर अगर तुम्हारी दोस्त शीला ने ऐसा वैसा कुछ सोचा तो मेरा मन तो वैसे भी बहुत भोला है, और मचान से छलांग लगा दी। बंसी जानता था कि अब शारदा उसके पीछे भागेगी उसे मारने के लिए। हुआ भी वही, शारदा मचान से उतरी, खेत से एक डंडा उठाया और दौड़ी बंसी के पीछे, आगे आगे बंसी और पीछे पीछे शारदा। तभी एक खेत के बीचों बीच बंसी रुक गया और दोनों बाहें फैला दी।
शारदा ने ये देखा तो डंडा फेंका और उसकी बाहों में समा गई। थोड़ी देर दोनों की सांसें ऊपर नीचे होती रही। फिर सांस सामान्य हुई, लबों पर मुस्कुराहट आई और फिर बंसी ने उसे अलग किया और बोला, बंसी की तो सिर्फ शारदा हो सकती है, कोई और नहीं। शारदा बोली, क्यों सताते हो ऐसे? इतना कहकर वो बंसी के करीब आने लगी। बंसी ने शारदा के माथे को चूमा और बोला, नहीं शारदा, इनसे आगे कुछ नहीं। मैं सुमेर का बेटा हूँ, गलत नहीं कर सकता। जब तक शादी नहीं हो जाती कुछ नहीं। और तुम भी काका की बेटी हो, उनके घर की इज्जत। रोज़ मिलना तो ठीक है, सगाई हो गई है हमारी, मगर यूं करीब आना गलत है। लड्डू भैया ने जाते समय कहा था, जब तक बड़े भैया की शादी नहीं हो जाती तब तक कोई गलत कदम मत उठाना। और तू तो बहुत समझदार होना शारदा, पढ़ी लिखी हो, गलत रहा तो तुम भी जाना पसंद नहीं करोगी, इतना तो मैं भी जानता हूँ। शारदा बंसी की बातें एकदम गौर से सुन रही थी और उसे एकटक देख रही थी। उसने धीरे से बंसी का हाथ पकड़ा और बोली, मेरी काकी कहती थी कि मैं तुमसे शादी करके पछताऊंगी। अगर मुझे काका के परिवार में से ही चुनना है तो मैं लड्डू को चुनती, मगर जानते हो, मेरे लिए लड्डू भैया हमेशा भैया रहे हैं। बचपन से ही मैं तो कह देती, लड्डू तो भैया हैं और बंसी को चुनकर मैं पछताऊंगी नहीं, बल्कि गर्व करूंगी। वो सदा मुझे इतना सम्मान और प्यार देगा जितना तुमको तो क्या किसी गांव की किसी औरत को नहीं मिला होगा। और जानते हो, आज मैं सही साबित हो गई। आंखों में आंसू भरे शारदा थोड़ी देर रुककर बोली, मुझे गर्व है मेरी पसंद पर, मेरे बंसी पर। बंसी ने उसे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर गले से लगी रही, फिर आंसू पोंछे और बोली, चलो घर चलो अब। उधर किधर? तुम्हारा इस तरफ है और मेरा घर उस तरफ है। अभी शादी न हुई है जो मेरे साथ घर जाओगी, बंसी ने कहा। शारदा भोलेपन से बोली, वो मुझे पता है, मगर तुमने कहा था ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं बड़े भैया से गुजारिश करने जा रही हूँ, या तो मैं रोज़ खाना बनाऊँ रात दिन दोनों का, या फिर वो मेरी योग्यता के अनुसार काम दे, और तुम नहीं बोलोगे कुछ हमारे बीच में। अब चले? बंसी का हाथ थामे शारदा बड़ा भैया से मिलने चल पड़ी। जिंदगी में हर रंग है और प्यार का रंग सबसे गहरा है। इसी रंग से तो जिंदगी रंग बिरंगी लगती है, और सच्चे प्रेम में जो डूबी है जीवन उसी का नाम है। शारदा शाम के समय घर पहुंची तो बलराम ने पूछा, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बंसी इसे घर क्यों नहीं छोड़कर आया? बंसी कुछ कहता उससे पहले ही शारदा ने बलराम के पैर छुए और बोली, बड़े भैया प्रणाम। इसमें आपके भाई की कोई गलती नहीं है, मुझे ही आपसे काम था। फिर पूछा, बड़े भैया क्या मैं खाना बना दूं? बलराम ने पहले तो शारदा के बढ़ते कदम रोके और बोला, रसोई में कदम मत रखना, जब तक शादी नहीं हो जाती तुम कोई काम नहीं करोगी घर का। शारदा बोली, तो क्या करूं फिर? दिन भर घर में रहती हूँ, बापू कोई काम करने नहीं देते, बोलते हैं कुछ दिन की मेहमान है। अब बताओ आप ही, क्या करूं मैं फिर? या तो आप मेरे लिए काम ढूंढो या फिर मैं घर का काम करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर बच्चों से रूठ कर बैठ गई रसोई के दरवाजे पर ही। बंसी पानी लेकर आया तो बोला, शारदा अंदर जाने दे, रास्ते से हटो। मगर शारदा हटी नहीं। बलराम ने उसे उस वक्त टालने के लिए कहा, अच्छा ठीक है, कल दोपहर गोदाम के बाहर आकर मिलना, मैं तेरे लिए काम ढूंढ दूंगा। अब हट चौखट से, नहीं तो बंसी पानी लेकर गिर जाएगा। शारदा ये सुनकर खुश हो गई और हट गई। बंसी उसे घूरते हुए अंदर चला गया। पानी रखकर पटले पर बैठता हुआ बोला, कोई कोर्स क्यों नहीं कर लेती? शारदा बोली, बहुत कर लिए और बहुत हो गई पढ़ाई, और नहीं करनी। बलराम ने प्यार से पूछा, बंदरिया रोटी खाएगी? बलराम बचपन से ही उसे ऐसे ही बुलाता था और वो चिढ़ जाती थी, लकड़ी लेकर मारने को दौड़ती थी। बलराम ने जानबूझकर बंदरिया पुकारा उसे, और शारदा ये सुनकर खुश हो गई। जल्दी से बोली, हाँ, मगर बचपन की तरह बंदरिया को रोटी तोड़कर पहला कोर खिलाओगे तब। बलराम बोला, ले, थाली परोस दी, और ये ले तेरा कोर, और कोर तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया। शारदा झट से अंदर आई और खा लिया। फिर झट से बलराम का हाथ अपने दुपट्टे से पोंछ दिया। बलराम कुछ कहता उससे पहले ही बंसी बोला, बचपन में बंदरिया थी, अब भी बंदरिया है। शारदा ने जल्दी से सब्जी रोटी में दबाकर रोल बनाया और
थाली रसोई के बाहर ही रखते हुए बोली, और तुम बंदर, और भागी। बलराम ने आवाज़ लगाई, शारदा, बंसी छोड़ आएगा। वो बाहर को जाती हुई बोली, मैं सुमन के साथ जा रही हूँ। वो मिल गई। बंदर से बोलिए केले खाए। बंसी ये सुनकर उसके पीछे दरवाजे तक आया और वो गांव की ही लड़की के साथ फुर्र हो गई। बंसी वापस लौटा तो बलराम बोला, अभी भी तंग करता है तू उसे? बंसी बोला, ज़्यादा पक्ष न ले रहे हो आप अपनी बहुरिया का। बलराम ने थाली परोस कर उसकी तरफ खिसकाई और बोला, खा ले, और अपना चुपचाप खाना खाने लगे। मगर मन में शारदा के लिए काम ढूंढना है यही चल रहा था। उसने लड्डू को रात को फ़ोन किया और इस बारे में राय ली। लड्डू ने कहा, बड़े भैया, मुंशी जी बहुत दिनों से एक सहायक को कह रहे हैं। शारदा पढ़ी लिखी है, अकाउंट जानती है अच्छे से, तो क्यों ना आप उसे मुंशी जी का सहायक बना दो। बलराम ने कहा, ये तो सही कह रहा है, वो पढ़ी लिखी जो है, और फिर औरतें काम नहीं कर सकती बाहर का, ये सोच भी बदल जाएगी जब शारदा कंप्यूटर पर काम करेगी और खेतों का काम भी कंप्यूटरीकृत हो जाएगा। अगले दिन बलराम एक कंप्यूटर लेकर आ गया और जब शारदा आई तो बोला, आज से तुम इस कंप्यूटर पर काम करोगी, अकाउंट का, मुंशी जी की मदद करोगी, सारा बही खाता तुम्हें संभालना है, और साथ ही मुनीम जी को भी ये सिखाना और समझाना होगा। इसके लिए जो वेतन बनता है वो मुनीम जी तुम्हें दे दिया करेंगे। बोलो, करोगी? शारदा बोली, भैया, आप मुझे जॉब दे रहे हो? और गांव वाले कुछ, बलराम एकदम से बोला, अब तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो तो गांव की परवाह मत करो। अब से हम नई रीति चलाएंगे। बलराम सहर्ष राजी हो गया और काम करने लगी। बलराम ने सारे गांव को दिखा दिया कि बहू बेटी हो या बेटा बेटी या फिर बेटा बहू, किसी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सब काम कर सकते हैं। ये ना कि आदमी बाहर का करे और औरत सिर्फ घर का। परिवर्तन संसार का नियम है और जो इस नियम को नहीं मानता वो ही असफल होता है। और जिंदगी का तो काम ही है हर पल रंग बदलना, इसलिए जिंदगी के साथ रंग बदलिए, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। एक तरफ शारदा ने बलराम का ऑफिस संभाल लिया और गांव में विरोध के बाद भी उसने किसी की नहीं सुनी और आखिर सबको हार माननी पड़ी सुमेर के बेटे के आगे। वहीं दूसरी तरफ लड्डू शहर में एलएलएम की तैयारी और प्रैक्टिस जोर शोर से कर रहा था। अपने गुरु के घर में पेइंग गेस्ट बनकर रह रहा था और गुरु के साथ प्रैक्टिस भी कर रहा था और अपने भाइयों की खूब बढ़ चढ़कर तारीफ करता था। सब कहते कि वो शादी के बारे में क्यों नहीं सोचता, तो कहता, बहुत दिनों से काका की एक ज़मीन जो उनकी सास हुआ करती थी वो किसी और के कब्जे में है। वो चाहता है कि वो उसका केस लड़े और वो ज़मीन बड़े भैया को तोहफे में दे। इस कदम को आगे बढ़ाने में गुरुजी ने खूब साथ दिया और उनकी बेटी आशा न जाने क्यों जब भी बलराम की बातें सुनती थी प्रभावित हो जाती थी, जबकि उसने एक बार भी बलराम को देखा तक नहीं था। जब बंसी की सगाई में आशा के पिता और लड्डू के गुरुजी वापस आए तो उन्होंने बलराम की जमकर तारीफ की और ये तक कह दिया कि अगर उनका दामाद हो तो बलराम जैसा हो। आशा पहले ही लड्डू की बातों के कारण बलराम से प्रभावित थी और ये सब सुनकर उसके मन में अलग सी ही जगह बन गई थी बलराम के लिए। जिसे सारी दुनिया इश्क कहती है, कुछ वैसा ही, बस एहसास होना बाकी था। एक दिन बलराम की तबीयत बहुत खराब हुई। वैद्य जी से इलाज करवाया मगर दर्द कम न हुआ। दरअसल वैद्य जी थे ही नहीं और उनके बेटे ने दवा दी थी, तो बंसी आनन फानन में उसे लड्डू के पास ही ले आया। सुबह सुबह लड्डू गुरुजी के दिए किसी केस की डिटेल्स पढ़ रहा था और आशा जाने की जल्दी में बिना नाश्ता किए जा रही थी। माँ की आवाज़ आई, अरे नाश्ता तो करती जा, तेरा रोज़ का है ये, सारा काम करती रहेगी और नाश्ते की बारी आई तो देर हो रही है बोलती है। आशा बोली, माँ कर लूँगी अस्पताल पहुँचते ही, मगर देर नहीं करनी है। और माँ की तरफ देखती हुई दरवाजे की ओर दौड़ती हुई अचानक किसी से टकराई और जब आंखें खोलकर देखा तो कुर्ते और जींस में एक हष्ट पुष्ट, चेहरे पर घनी मूछें, सर पर पगड़ी और चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान लिए कोई खड़ा था और वो उसकी बलिष्ठ भुजाओं में थी। पल भर को वो उसे देखती ही रह गई और वो भी। तभी एक आवाज़ के साथ
दोनों की तंद्रा टूटी। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि आगे क्या होता है। क्या आशा बलराम को पसंद करने लगेगी या फिर और क्या होगा। ये कहानी अब तक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।